हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो एक नया नावल, इस नावल का नाम है द बैटल ऑफ बुक्स, जिसे जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। तो आइए बात करेंगे। काफ़ी फेमस जो है ये है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम बर्बाद किए। तो इट इज़ ए सेटायर। सेटायर समझते हैं, व्यंग होता है, यानी एक उपहासजनक रचना जो किसी सामाजिक मुद्दे या किसी भी मुद्दे को उपहास के तौर पर पेश करती है सब लोगों के सामने, रीडर्स के सामने। तो वो एक सेटायर होता है। सो इट इज़ ए सेटायर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया एक यह सेटायर है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1704, यानी 1704 में यह प्रकाशित हुई थी। दिस बुक डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। अब देखिए ये इस बुक में क्या है, इस सटायर में क्या है। तो उन्होंने इस पीस में डाला है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में एक अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए, सुप्रीमेसी के लिए उन्होंने जितना स्ट्रगल किया, वही इस स्टोरी को इन्होंने इसमें लिखा है, बताया है, कैरेक्टर्स के ज़रिए या फिर अपने स्क्रिप्ट के जरिए। Because of the satire, it has become a turn for the quarrel of ancients and moderns. अब देखिए, बिकॉज ऑफ द सटायर, चूंकि ये सटायर है, इट हैज़ बिकम ए टर्न फॉर द क्वारल, यह एक झगड़े में बदल गया है। यह नॉवेल जो है, यह बुक जो है, एक झगड़े में बदल गया है समय के साथ, ऑफ एंशियंट्स एंड द मॉडर्न्स, यानी जो प्राचीन लोग हैं, जो पुरातन लोग हैं, उनके और जो आधुनिक लोग हैं, उन दोनों के बीच का संघर्ष, जो एक तरह से झगड़े को इसमें भी एक तरह से कह सकते हैं दिखाया गया है। जोनाथन स्विफ्ट्स ए टेल ऑफ ए टब, जो कि 1703 से 1705 के बीच लिखी गई, टेक्स पार्ट इन द डिबेट, और इस बहस, इस चर्चा में हिस्सा लेती है। इन दिस पीस, इस पार्टिकुलर नॉवेल में, बुक में, पीस में, देयर इज़ एन एपिक बैटल, एक जो है एक युद्ध को कह सकते हैं, ऐतिहासिक युद्ध जो है को दिखाया गया है। फाउट इन ए लाइब्रेरी, जो कि एक पुस्तकालय में जो है लड़ी गई है। इट टुक प्लेस व्हेन वेरियस बुक्स come alive and attempt to settle the arguments between moderns and ancients। यानी देखिए, अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं बुक्स ही हैं, लाइब्रेरी में ये हुआ है, और इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें जो हिस्सा लिया है वो बुक्स ने हिस्सा लिया है, और सब आपस में जो है झगड़ रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स को लेकर, और वो आर्गूमेंट्स जो कि किए गए हैं एंशिएंट ऑथर्स के द्वारा तथा मॉडर्न ऑथर के द्वारा। इन दिस सटायर, इस सटायर में ही पोर्ट्रेज द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पार्टिकुलर ऑथर्स, कुछ पार्टिकुलर, कुछ खास लेखकों के मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि को भी इन्होंने इसमें छापा है या दिखाया है। द क्वारल ऑफ एंशियंट्स एंड द मॉडर्न्स, यानी जो प्राचीन और जो आधुनिक यानी नए और पुराने के कह सकते हैं, पुराने राइटर्स और नए राइटर्स के बीच का जो झगड़ा है, हैज़ बिन ए टॉपिक ऑफ डिबेट, एक बहस का मुद्दा बन गया है, बहस का विषय बन गया है। एज द ऑथर्स ऑफ दैट टाइम, जैसा कि उस समय के जो लेखक थे, वर हैविंग ए कीन इंटरेस्ट, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रुचि थी इन द क्रिटिसिज्म, आलोचना में, यानी आलोचना में उन समय के ऑथर्स को काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, लोगों को क्रिटिसाइज करने में, लोगों के ऊपर कमेंट करने में। जोनाथन स्विफ्ट हिमसेल्फ वाज ए सपोर्टर ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये खुद एक समर्थक थे, क्रिटिसिज्म के, आलोचना के समर्थक थे। इट इज़ ट्रू, यह सच भी है, दैट द क्रिटिसिज्म इज़ नीड ऑफ लिटरेचर, और यह भी बात बहुत ही सच है कि बिना आलोचना के, बिना क्रिटिसिज्म के साहित्य पूरा नहीं हो सकता, लिटरेचर कंप्लीट नहीं हो सकता। क्रिटिसिज्म मेक्स लिटरेचर कंप्लीट, यह जो है साहित्य को पूरा करता है, एंड इनेबल्स द ऑथर्स, और ऑथर्स के अंदर वो कैपेबिलिटी लाता है, वो क्षमता लाता है, टू डिपिक्ट, बताने की, दर्शाने की, देयर ऑन थाट्स, अपने विचारों को दर्शाने की क्षमता लाता है। जोनाथन स्विफ्ट रोट दिस वर्क व्हेन द लिटरेचर वाज डिमांडिंग दिस, और यह बुक जो, यह सटायर पीस जो है, ठीक उसी समय आई जब इसकी लोगों को सख्त ज़रूरत थी, लोग बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे एक ऐसे पीस की। ए फेमस प्ले राइट बेन जॉनसन ने कहा इनके बारे में, द पर्पस ऑफ राइटिंग ए सटायर, या फिर कह सकते हैं सटायर जो जैनर होता है किसी भी बुक का, तो उसके बारे में बेन जॉनसन ने कहा है, बहुत ही फेमस प्ले राइट, आप सब जानते होंगे, कि एक सटायर का जो पर्पस होना चाहिए लिखने का, द पर्पस ऑफ राइटिंग ए सटायर इंड्स विथ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? सुधार, यानी किसी भी बुराई है, ठीक है, समाज में बुराई है, हम टिप्पणी करते हैं। आप ही सोचो ना जेन्युइनली कि क्रिटिसिज्म कब सामने आता है। जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई चल रहा है,
वो पागल है, तो हम कमेंट पास करते हैं देखो वो पागल जा रहा है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों मेरे थॉट्स ऐसे सामने आते? क्योंकि हम देखते हैं कि नहीं कुछ विचित्र हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, ताकि वो अपने आप में सुधार लाए। अच्छे आदमी को भी कभी कभी पागल बोला जाता है बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि वो उसमें कुछ हम खामियां देखते हैं। तो स्वाभाविक है क्रिटिसिज्म का एकमात्र पर्पस, क्रिटिसिज्म्स पर्पस ओनली शुड बी टू अमेंड, टू इम्प्रूव, सुधार करना ही होना चाहिए। द स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी इज़ यूजुअल, और स्वाभाविक है कि हर एक ज़माने में, हर एक समय में सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल करते हैं, ऑथर्स हों या फिर कोई भी हो। हम भी अपने आम जीवन में हम चाहते हैं कि अपना एक अव्वल स्थान प्राप्त कर सकें, हम अपना बेहतर जीवन जी सकें, समाज में एक अच्छा स्टेटस हो, इज़ यूजुअल, स्वाभाविक है एंड कॉमन थिंग, और सामान्य बात है। ए लिटरेरी राइटर शुड वर्क ऑन हिज डिफिशियंसीज, और एक ऑथर को हमेशा अपने कमियों के ऊपर काम करना चाहिए, अपने खामियों के ऊपर नज़र देना चाहिए। सभी को, हमारे इस आम जीवन से जुड़ा हुआ है कि यानी हम अपने जीवन में यदि अपनी गलतियों के ऊपर विचार करेंगे तो शायद हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, और ये क्रिटिसिज्म के बिना संभव नहीं है। जब तक हम कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, क्यों कहा कबीर साहब ने? तो क्योंकि हम यदि कुछ अपने बारे में बुरा सुनते हैं तो हम उसमें आगे से सुधार लाने का प्रयास करते हैं। द बैटल ऑफ बुक्स जो कि 1704 में लिखी गई इज़ नॉट ए सिंगल पीस ऑफ वर्क, ये सिर्फ एक पीस ऑफ वर्क ही नहीं, इट वॉज पब्लिश्ड विद ए सीरीज, यानी अकेला इकलौता ये पब्लिश नहीं हुआ था, एक सीरीज के साथ ही आया था। ए टेल ऑफ टब इसके बाद आया 1703 से 1705 में। द बैटल इज डिस्क्राइब्ड विथ ग्रेट डिटेल, और इसमें जो युद्ध स्तर को दिखाया जो गया है काफ़ी विवरण के साथ। टू पार्टिकुलर ऑथर्स, कुछ खास ऑथर्स को उसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, विथ देयर रिप्लेसमेंट्स, और उसको एक दूसरे से तुलना भी की गई है उन सबों की, एंड क्रिटिक्स, और उसके जो कमेंट्स थे उसको भी रिप्लेस किया गया है, कंपेयर किया गया है बेहतरीन तरीके से। दिस इज़ नॉट जस्ट बिटवीन क्लासिकल ऑथर्स एंड मॉडर्न ऑथर्स, ये सिर्फ पुराने और नए ऑथर्स की बात नहीं है, एंशिएंट और मॉडर्न की बात नहीं है, बट आल्सो बिटवीन ऑथर्स एंड क्रिटिक्स। यह एक क्योंकि देखिए, हम जब एंशिएंट्स की बात करें तो एंशिएंट टाइम में ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता था, क्रिटिसिज्म वॉज लाइक नल, था ही नहीं क्रिटिसिज्म। लेकिन जब मॉडर्निज्म, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न पीरियड की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं क्रिटिसिज्म का काफ़ी बोलबाला बढ़ा। फिलिप सिडनी से क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई, आप सभी शायद जानते हो। तो यानी ये कह सकते हैं ऑथर्स और क्रिटिक्स के बीच का भी युद्ध को इसमें दिखाया गया है। यानी कि ऑथर्स, सभी ऑथर्स क्रिटिक नहीं होते, लेकिन सभी क्रिटिक्स ऑथर होते हैं, और क्रिटिक्स का काम होता है ऑथर्स के वर्क के ऊपर क्रिटिक यानी कमेंट करना, कमेंट पास करना, जजमेंट देना, और इट डिपेंड्स अपॉन देयर थॉट्स। द बैटल इज इंटरप्टेड, अब यह युद्ध जो है बीच में ही रोक लिया जाता है, बाय एलर्जरी ऑफ द स्पाइडर, एक स्पाइडर के द्वारा रोक लिया जाता है, एंड द बी, और मधुमक्खी के द्वारा। ए स्पाइडर रिसाइड्स एबव ए टॉप, अब देखिए इसमें कहानी को जोड़ा गया है किस तरह से कि एक जो मकड़ा होता है वो रहता है कहाँ, रिसाइड मतलब रहना, एबव ए टॉप सेल्फ, एक अलमीरे के जो है ऊपरी हिस्से में, लाइक एक कैसल होल्डर, जैसा कि मान लो वो कोई राजा हो, इस तरह से वो रह रहा है। ए बी, एक मधुमक्खी, फ्लाइंग फ्रॉम, उड़ती हुई आती है, द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया से कहीं से भी उड़कर आती है। रेक्स द स्पाइडर्स वेब, वो टकरा जाती है, मधुमक्खी जो है टकरा जाती है स्पाइडर्स वेब, यानी मकड़े के जाल से टकरा जाती है। द स्पाइडर क्रसेस, यानी मकड़ा जो है वो भी थोड़ा उसको धक्का लगता है, द बी उससे टकराता है, फॉर रेकिंग हिज वर्क विच इज़ बेटर। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। मधुमक्खी अपने सुगंध के तलाश में या फिर रस के तलाश में घूम रही होगी, और मकड़ा अपना जाल बुन रहा था, अपना घर बना रहा था। एक्चुअली उसका काम तो फंसाना ही होता है, लेकिन अब देखिए जैसे ही मधुमक्खी उससे टकराती है तो मधुमक्खी उसमें फंस जाती है। यह बात क्या साबित करती है कि जो स्पाइडर का काम था सुप्रीम था, अच्छा था, बेहतर था, इस कारण से वो मधुमक्खी को फंसा पाया, मधुमक्खी को पीछे छोड़ पाया या हरा पाया। द स्पाइडर सेज दैट वेब इज़ होम, वेब इज हिज होम, यानी स्पाइडर कहता है उस मधुमक्खी से कि यह तो मेरा घर है। व्हाइल द बी इज़ ए वेग्रेंट हु गोज़ एनीवेयर विदाउट एनी कंसर्न फॉर रेपुटेशन, यानी अब देखिए, लेकिन मधुमक्खी का क्या है, उसका घर तो ज़रूर होता है लेकिन वो घर में रहता बहुत कम ही है कि नहीं। मधुमक्खी कभी छाते में बहुत ही कम, चूँकि वो दिन भर अपने फूड्स को कलेक्ट करेगी, जो शहद रस है जो उसे कलेक्ट करेगी, और उसे अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं होती है, प्रतिष्ठा इज्जत की चिंता नहीं होती, वो बस काम करती है अपना। लेकिन स्पाइडर कहीं नहीं जाता, वो अपना घर बनाकर अपने ही कैसल, अपने घर में ही एक राजा की भांति रहता है, और वहाँ जो शिकार आता है उसमें फंसता है और उस पर उसे वो खाता है। तो दोनों में अंतर है काफ़ी ज़्यादा, है ना।
विदाउट एनी कंसर्न फॉर रेपिटेशन। द बी आंसर्स, अब देखिए मधुमक्खी क्या जवाब देती है, दैट ही इज डूइंग द बिडिंग ऑफ नेचर, यानी वह जो उसने जो प्रकृति से जो वादा किया है वो निभा रहा है ना। एडिंग इन द फील्ड्स वाइल द स्पाइडर्स कैसल इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स बॉडी विच हैज, अब देखिए ये कह रही कि मधुमक्खी क्या कह रही कि मैं प्रकृति के ऊपर निर्भर करता हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है यदि ऐसा हो करता हूँ तो मैं। लेकिन स्पाइडर का कैसल जो है, स्पाइडर का जो कैसल बना हुआ है इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स बॉडी, उसी के शरीर से बना हुआ है, विच हैज़ ए गुड प्लेंटीफुल स्टेयर ऑफ डर्ट, और उसमें गंदगी है, एंड पर्स एंड पॉइजन, और उसमें जहर भी है कि नहीं। अब देखिए इसका काम क्या है, प्रकृति से अच्छी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करना, रिकलेक्ट करना, और उसे एक साथ एक जगह एकत्रित करना। वो शायद हम लोगों के हित में भी काम आता है, या फिर वो अपने लिए ही कलेक्ट करता हो, लेकिन अच्छी चीज़ें कलेक्ट करता है। लेकिन स्पाइडर का क्या है कि वो अपने ही शरीर के अंदर से जहर को निकालता है, या फिर जो भी चीज़ उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको निकाल कर एक जाल तैयार करता है, जो कि एक जहरीला और ख़तरनाक होता है। However, it also illustrates, यह भी बताता है द थीम ऑफ द होल वर्क। यह इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ये वर्क का जो थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। द बी इज़ लाइक द एंशियंट्स, मधुमक्खी पुराने ख्यालात वाली है, मतलब वो जो करते आ रही है उसे नेचर, प्रकृति पर पूरा विश्वास है। एंड ऑथर्स गैदर इट्स मटेरियल्स, और वो एक ऑथर्स ऐसे लेखकों की तरह है जो कि अपने मटेरियल्स को जहाँ तहाँ से यत्र तत्र से एकत्रित करके फ्रॉम नेचर, एंड सिंग्स ड्रोन सॉन्ग इन द फील्ड्स, उसे जो है लोगों के सामने पेश करता है। द स्पाइडर इज़ लाइक द मॉडर्न्स, अब स्पाइडर लेकिन वो मॉडर्न्स की तरह है, एंड द क्रिटिक्स, और आलोचकों की तरह ही है। इट किल्स द वर्क, यह जो है इट किल्स द वीक एंड स्पिन्स इट्स वेब, यानी यह कमज़ोर को मार देता है। स्वाभाविक है, क्रिटिक देखिए आप फिल्में देखते होंगे ना, तो क्रिटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप अखबार में देखते हैं या फिर टीवी पर देखिए तो कोई भी फिल्म को 5 आउट ऑफ 3 या 3 आउट ऑफ 5 या फिर 3.5 आउट ऑफ 5, मतलब इसको क्रिटिक जो है रेट करते हैं, उसी रेटिंग के हिसाब से दर्शक जो है वो उसकी ओर आकर्षित हो पाते हैं। तो क्रिटिक्स का स्वाभाविक है काफ़ी अच्छा रोल होता है, चाहे वो एक बुक की बात हो या जब तक उसे अच्छा पर्सपेक्टिव से नहीं, अच्छे पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा तो रीडर्स ना ही उसे पढ़ना चाहेंगे, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट होगा उनका। तो यही अंतर है, क्रिटिक्स जो है आलोचक का बहुत अच्छा काम है, किरदार होता है कि वो अच्छे को बहुत ऊपर उठा देगा और जो बुरा है उसको बहुत ही नीचे रसातल में डुबो देगा, क्योंकि वो उसे आगे बढ़ने का मौका दोबारा शायद ना ही दे। इट किल्स द वीक, कमज़ोर को मार देता है, एंड स्पिन्स इट्स वेब्स, और अपने जाल बुनता है बुक्स ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी जैसे कि वो वेब, जो क्रिटिसिज्म का जो बुक होता है वो एक वेब की तरह होता है, फ्रॉम द टेंट ऑफ इट्स ऑन बॉडी, अपने ही शरीर से या फिर अपने दिमाग से जो बुक लिखी जाती है। इफ़ वी स्टडी द वर्क्स ऑफ ईच ऑथर्स, हम यदि पुस्तक पढ़ें लेखकों की दैट आर मैंशनड, देन वी कम टू नो, हमें पता चलेगा स्विफ्ट्स जोक्स एंड क्लेम्स बिहाइंड देम, तो यानी स्विफ्ट का दावा जो है कहीं काफ़ी हद तक सही है। फॉर एग्जाम्पल टॉमस क्रीज की बात करें, इज डिस्क्राइब्ड एज ए बैड ट्रांसलेटर ऑफ हॉरेस, यानी हॉरेस जो एक एंशियंट ऑथर हैं उसके बेड ट्रांसलेटर, बुरे अनुवादक के तौर पर, यानी उसी की भाषा को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया है, तो इसलिए कह सकते हैं एक बेड ट्रांसलेटर के तौर पर इन्होंने, जोनाथन स्विफ्ट ने उसको देखा है। When Aristotle flings an arrow at Bacon but he discards, Swift implies that Aristotle's work is superior to Descartes but not to Bacon's। देखिए यहाँ पर कंपेयर किया इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा एक दूसरे को रिप्लेस करके भी देखा है कि यानी बेकन्स के जो वर्क है भले ही डेकार्टे के वर्क जो है से अच्छा है एरिस्टोटल का वर्क, लेकिन बेकन के वर्क से नहीं अच्छा नहीं है एरिस्टोटल का वर्क। स्विफ्ट फर्दर सजेस्ट, आगे वो बताते हैं अबाउट मॉडर्न्स, आधुनिक के बारे में, एंड एंशियंट्स, आगे भी चर्चा करते हैं। द गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म सपोर्ट्स द मॉडर्न्स अलॉन्ग विथ मोमस द पर्सनिफिकेशन ऑफ सटायर एंड मॉकरी, यानी क्रिटिसिज्म सपोर्ट करता है मॉडर्न्स को।
स्विफ्ट ऑफ कोर्स इज ए मॉडर्न सैटारिस्ट, वो एक आधुनिक व्यंग्यकार के तौर पर देखे जाते हैं. सो इट डज़ नॉट मीन दैट ऑल मॉडर्न सैटारिस्ट आर बैड, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो है सारे मॉडर्न सैटारिस्ट बुरे हैं. द गॉड्स टेक द साइड ऑफ द एंशियंट्स, यानी भगवान भी जो है किसकी साइड लेते हैं, किसका पक्ष लेते हैं, एंशियंट्स का. एंड फ्यू मॉडर्न्स हु आर इनसाइड ऑफ एंशियंट्स, और कुछ ही ऐसे एंशियंट्स के पक्ष में जो हैं मॉडर्न्स का भी पक्ष लेते हैं. अब थीम की बात करें तो थीम्स ऑफ द बैटल ऑफ बुक्स, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, इस नाटक के शुरू में स्विफ्ट एक्सप्रेसेस ग्रेट सिंपैथी. सो यानी स्विफ्ट के मन में काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति है फॉर द बेगर्स ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के भिखारियों के लिए. द राइटर सजेस्ट्स दैट लैंडलॉर्ड्स आउट टू ईट द बेबीज एज, यानी खिलाना चाहिए उसके मालिकों को उसके बच्चे को, एज दे हैव ऑलरेडी devoured their parents. The writer states in his final paragraph, और आखिरी के पैराग्राफ में वो बताते हैं that his intention is not only to relieve the poor, इनका पर्पस, इनका जो इंटेंशन है सिर्फ गरीबों को राहत दिलाना ही नहीं, बट आल्सो टू गिव प्लेजर्स, आनंद देना, खुशी देना भी है, टू द रिच, अमीरों को भी. स्विफ्ट हाईलाइट्स द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, यानी जो आर्थिक असमानताएं हैं इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड में जो आर्थिक असमानताएं हैं, मतलब कोई गरीब है बहुत ज़्यादा, कोई अमीर है बहुत ज़्यादा, तो इस आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास कर वो एक ऐसे तौर पर देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी एक व्यक्तिगत मान्यता है. द नरेटर इज इंग्लिश, हालांकि इंग्लैंड के नरेटर हैं, जोनाथन स्विफ्ट इंग्लिश राइटर हैं, बट ही इज़ मेकिंग डिस्क्रिप्शन फॉर आयरिश, लेकिन ये अपनी बातें किसके लिए रख रहे हैं, आयरलैंड के लोगों के लिए, आयरिश पीपल के लिए. स्विफ्ट रिवील्स द कल्चरल एरोगेंस, या जो है सांस्कृतिक गुस्से को दिखाते हैं ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज़ों की. स्विफ्ट मॉक्स, स्विफ्ट जो है उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, द व्यू ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के विचार का मजाक बनाते हैं, एज सिविलाइज्ड, सभ्य के तौर पर, यानी सभ्य नहीं है ऐसा उनका मानना है जोनाथन स्विफ्ट का. एंड द आयरिश एज एन अनसिविलाइज्ड बार्बरिक पीपल, यानी कह सकते हैं कि जैसा दिखाया जाता है आयरिश को कि वो बार्बरिक हैं, बर्बर हैं, क्रूर है, लेकिन ऐसा है नहीं. लेकिन सिविलाइज्ड बताया जाता है इंग्लिश को, वो ऐसा है नहीं, यानी दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, भेदभाव है. तो बहुत सारा थीम है इसका, तो हमने इतना आपके सामने रखा, तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो. तो आगे थोड़ी सी और हम बात करेंगे. ए टेल ऑफ ए टब, जो उसके बाद जस्ट जो प्रकाशित हुई थी, ए टेल ऑफ टब हैज़ ऑल द वर्क्स डीलिंग विद द मैटर ऑफ रिलीजियस एक्सेस, यानी धार्मिक मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्लूड किया गया है. ए टेल ऑफ ए टब पोर्ट्रेज 3 ब्रदर्स हु रिप्रेजेंट 3 ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी इसमें ए टेल ऑफ टब में जो है 3 ब्रदर्स जो है कैरेक्टर्स हैं, वो क्रिश्चियनिटी के 3 ब्रांचेज को दिखाती हैं. स्वाभाविक है, क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि सब धर्म में हुए हैं. इन द ऑथर्स व्यू, लेखक के विचार में, द पीपल हैव ओनली आउटवर्ड अपीयरेंसेस विदाउट एनी ट्रूथ, यानी लोगों को सिर्फ अपीयरेंस में विश्वास रखते हैं. स्वाभाविक आजकल के दौर में जो है हम दिखावे पे चले जाते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए. वी शुड बेटर नो द ट्रूथ, क्या सच्चाई है उसके पीछे हमें हमेशा जानने का प्रयास करना चाहिए. द एंशियंट्स रिप्रेजेंट द क्लासिक्स ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, और ग्रीस एंड रोम की सभ्यता को, या ग्रीस एंड रोम ग्रीक लोगों को दिखाते हैं, रोमन लोगों को दिखाते हैं, ऑथर्स को दिखाते हैं. स्विफ्ट अलॉन्ग विथ हिज कंटेम्प्रेरी एंड गुड फ्रेंड, और स्विफ्ट जो है अपने समकालीन बहुत सारे ऑथर्स को या फिर अपने साथ दोस्तों को, जो कि अलेक्जेंडर पोप भी उनमें से एक हैं, रोट ए लॉट ऑफ सैटारिकल वर्क्स. आप अलेक्जेंडर पोप को तो जान ही रहे हैं, द रेप ऑफ द लॉक जो इन्होंने लिखा है, तो ये सैटारिकल वर्क्स में ये सब तो काफ़ी माहिर थे ही. द मॉडर्न रिप्रेजेंट्स नेवर एंड साइंटिफिक थाट, और जो है जो मॉडर्न लोग होते हैं, मॉडर्न जो ऑथर्स हैं, वो साइंटिफिक थाट को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, और वो अपने थाट्स, अपने तर्क के आधार पर कुछ भी कहते हैं. दे हैव लॉजिक बिहाइंड दैम, अब वो जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है, तर्क होता है. लेकिन एंशियंट्स में एक थोड़ी खामी ये क्या होती है, वो बस बातों को जो है लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका कोई खास तर्क होता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं होता है. एंशियंट्स आर अप्रिशिएटेड, हालांकि उनकी भी प्रशंसा की जाती है बाय मॉडर्न्स, आधुनिक लोगों के द्वारा, आधुनिक ऑथर्स के द्वारा. एंड सम ऑफ देम गो ऑन द साइड ऑफ एंशियंट्स, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उन्हीं के बनाए हुए सिद्धांतों पर काम करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑथर्स एंड राइटर्स एंड क्रिटिक्स. इट इज़ द मेन थीम ऑफ द work Battle of Books.
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ज़रूर अच्छा लगा हुआ वीडियो तो दोस्तों को भी शेयर करें, और जो है जानकारी बांटनी चाहिए, चाहे कैसी भी जानकारी हो, यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों के बीच साझा करें। वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू वंस अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।